नाज़रीन, प्रोग्राम के इस हिस्से में अब बात करेंगे कराची में एक बार फिर ताजर जो हैं वो बड़े परेशान हैं। आज से 2 रोज़ पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई जिसमें बताया गया कि किस तरह से भत्ते की पर्चियां मौसूल हो रही हैं, किस तरह से धमकियां दी जा रही हैं, किस तरह से फिर से डराया धमकाया जा रहा है। कुछ वाकयात भी फिर रूनुमा हुआ है। इस पर बात करने के लिए मेरे इंतहाई मोअज़्ज़ज़ मेहमान हैं, साबिक चेयरमैन हैं आबाद और मेंबर हैं इस वक्त आबाद के, हनीफ गौहर साहब मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। सर, आपके वक्त की बेहद शुक्रगुजार हूँ। हनीफ साहब, सबसे पहले मुझे ये फरमाइए, जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई उसके बाद फिर वजीर आला सिंध से आप लोगों की मुलाकात भी हुई, मुल्जिमान के नाम और नंबर्स भी दिए गए, फिर एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बना दिया गया जहाँ पे वजीर दाखिला भी हैं, वजीर आला भी हैं, आप भी हैं। उसमें क्या पेशरफ्त हुई है सर इस हवाले से, और क्या कोई गिरफ्तारी या कोई एक्शन वगैरह हुआ है सर? जी किरण, बहुत शुक्रिया आपके इनवाइट करने का। सबसे पहले मैं बताता चलूँ, जैसे आपने ख़ुद अपने इंट्रो में बताया कि हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। यकीनन प्रेस कॉन्फ्रेंस इंसान बहुत मजबूर होकर करता है जब किसी इदारे में या किसी चीफ मिनिस्टर हाउस में उसकी दाद रसी ना हो। तो हमने को 10 दिन पहले जो है तो चीफ मिनिस्टर साहब को ये तमाम चीज़ें राइटिंग में प्रोवाइड की थी और इंतज़ार किया कि इसकी दाद रसी हो जाए और सीएम साहब जो है तो इस इशू को कॉल कर लें। और जैसे सीएम साहब ने बाद में मीटिंग कॉल की, अगर वो ये हमारे लेटर के ऊपर मीटिंग कॉल कर लेते, जैसे हाई प्रोफाइल मीटिंग जो हुई उसके बाद, अगर ये पहले होते तो शायद हमें आपके चैनल पर या किसी प्रेस चैनल पर नहीं आना पड़ता, ज़हमत ना करनी पड़ती, लेकिन चलें जी नहीं करनी पड़ती। तो हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए जब हम मजबूर हो गए, जब हमारे लोगों ने कहा कि हमें गोलियां मारी जा रही हैं, पर्ची भी दी जा रही है और साथ गोली भी मारी जा रही है, और बहुत सारे लोग जो है तो यहाँ पे रिपोर्ट नहीं करते। आपके इल्म के अंदर है कि वो डरते हैं गैंग वॉर के लोगों से। तो बहुत से लोगों ने तो रिपोर्ट नहीं की और कई लोग खामोशी से कई अरसे से उनको पैसे देते जा रहे हैं। लेकिन इसमें से हमारी खुशकिस्मती ये थी कि कम से कम 8-10 लोगों ने रिपोर्ट भी कराई और FIR भी कराई। अब उन रिपोर्ट और FIR जहाँ से जिस ममालिक से उनके पास कॉलें आई थी या धमकियाँ में मैसेजेस आए थे, जिसमें ईरान से मैसेज आए थे, UAE से आए थे या दीगर ममालिक से आए थे, तो उन तमाम को ट्रेस करने के बाद आपने देखा होगा कि जो हमारे इस टाइम के सिटिंग चेयरमैन हसन बख्शी साहब हैं, उन्होंने डिटेल प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उनकी तमाम तफसीलात जो है तो मीडिया को बताई। तो वो जब मीडिया ने हाईलाइट किया इस इशू को, तो उसके बाद जो है तो चीफ मिनिस्टर साहब ने इमीडिएट जो है तो नेक्स्ट डे मीटिंग कॉल की और उसमें हमारा 3 रुकनी वक्त जो है तो हसन बख्शी, मैं और अफजल हमीद, हम तीनों ने नुमाइंदगी की या बात की और वहाँ पर चीफ मिनिस्टर साहब के साथ जो है तो चीफ सेक्रेटरी और दीगर सारे अहदेदार कि उनके घरों की लोकेशन भी मौजूद है। अगर नहीं कुछ करेगी हुकूमत तो फिर आप उसे रिलीज कर देंगे सर। तो आपको अंदाजा है ये जो धमकियां इस वक्त दे रहे हैं ये कौन लोग हैं? क्या ये गैंग वॉर के लोग हैं जो मुल्क से बाहर चले गए हैं? कौन है सर ये लोग? जी बिल्कुल, आपने देखा होगा जैसे कराची में पहले बदअमनी हुआ करती थी और गैंग वॉर के लोग एक्टिव थे, तो मैं समझता हूँ ये कुछ अरसे के अंदर ये गैंग वॉर के लोग एक्टिव हो जाते हैं। आप ये देखें कि जो कराची का जो हाल है, गुज़िश्ता 30 से 40 साल से कराची का ये हाल है। कराची में पहले भी बदअमनी होती थी, चाइना कटिंग होती थी और दूसरे ग्रुप्स उसके अंदर इन्वॉल्व हुआ करते थे। और कुछ अर्से के बाद जो है तो हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी ने जो है तो काम किए और काम करने के बाद जो है तो वो बदअमनी तकरीबन ख़त्म हुई। लेकिन उसके बाद हमने देखा कि पिछले गुज़िश्ता कई सालों से जो है तो फिर दोबारा गैंग वॉर इन्वॉल्व हुआ। तो आप खुलकर बात करें, क्योंकि पहले जो गैंग वॉर के लोग थे उसे पीपल्स अमन कमेटी से लिंक किया जाता था सर। कौन लोग हैं ये किन से ताल्लुक है इनका? देखिए, ये तो लिंक जो है तो बहुत सारी जमातों के साथ किया जाता था। जिस तरीके से जिसकी तरफ आप इशारा कर रही हैं उनसे भी लिंक किया जाता था। और जो 25-30 साल पहले जो लोग हुकूमत में हुआ करते थे, जो कराची की जमात हुआ करती थी, लोग उनसे भी लिंक किया करते थे। तो मैं ये समझता हूँ कि गैंग वॉर की जो है तो अपनी एक सोच होती है, क्रिमिनल अपनी क्रिमिनल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं। सर MKM का नाम लिया जाता था सर, पीपल्स अमन कमेटी का नाम लिया जाता था सर। आपसे इस वक्त कौन भत्ता मांग रहा है सर? नाम तो कई सारे लिए जाते थे उस वक्त। देखें, वो तो नाम लिए जाते थे, लेकिन इस वक्त जो है तो इस किस्म की सिचुएशन कोई भी नहीं है। करण, मैं आपको साफ बताऊं, इस वक्त मैं नहीं समझता कि इस वक्त जो टेलीफोन कॉल्स आ रही हैं उसमें किसी भी किस्म की कोई सियासी जमात इसमें इन्वॉल्व है। उसमें बिल्कुल भी इन्वॉल्व कोई सियासी जमात नहीं है। उसका जो एक्शन से हमें अंदाज़ा हुआ जब हम चीफ मिनिस्टर साहब से मिलने गए,
उसमें जब उन्होंने चीफ सेक्रेटरी को और आईजी साहब को तमाम लोगों को बिठाया और जो उनकी बॉडी लैंग्वेज बता रही थी कि चीफ मिनिस्टर साहब तो इतने एक्टिव थे कि वो चाहते थे कि अभी ये अगले 2 घंटे के अंदर इन तमाम केसेस को जो तो रिजॉल्व कर दिया जाए। तो जो किसी की अच्छी बात है यकीनन उसको अच्छा कहना चाहिए, उसमें हम तमाम आबाद के नुमाइंदे जो है तो मुतमईन होकर आए। बिल्कुल ठीक सर, आपकी मौजूदगी का फायदा उठाते हुए आखिर में आपने एक दावा भी किया था तरबेला की मिट्टी में $650 अरब मालियत के सोने का, फिर कुछ मुलाकातों का जिक्र भी किया, फिर खामोशी हो गई। सर क्या बना उसका? आप किरण देखिए कि वो दावा मेरा अपनी जगह बरकरार है और मैं उस पर रिपोर्ट कर चुका हूँ। मैं इसमें जो हमारे जो मुल्क के कर्ता धर्ता है उनसे मेरी मुलाकात हो चुकी है। उन्होंने मुझे दूसरे साहब से मिलाया, मेरे पिछले चेयरमैन वापडा से मुलाकात हुई। अभी फिर मैं कुछ दिन पहले वो तमाम रिपोर्ट लेके मैं प्राइम मिनिस्टर हाउस गया। वहाँ मैंने प्राइम मिनिस्टर हाउस के अंदर मैंने मीटिंग्स की और वो प्राइम मिनिस्टर हाउस ने कम से कम एक लेटर ज़रूर लिखा है चेयरमैन वापडा को इस वक्त के 24 तारीख का वो लेटर है कि आप हनीफ गौर से मिलें और $636 बिलियन का सोना उन्होंने बताया है, ये उनका मोबाइल नंबर है और इनसे रब्ता करें और बुलाएं और इसके ऊपर काम करें। लेकिन मैं 24 तारीख से आज तक इंतज़ार कर रहा हूँ कि मुझे चेयरमैन वापडा बुलाएंगे और हम अपनी टीम के साथ जाके ये पाकिस्तान के लिए मेरी सोच है कि मैं पाकिस्तान को कर्ज़ों से कैसे निजात दिलाऊं। जो $130 बिलियन का हमारे मुल्क के ऊपर कर्जा है, जिस दलदल के अंदर पाकिस्तान इस वक्त फंसा हुआ है, मेरी ये कोशिश है कि अल्लाह ताला मुझसे भी कोई काम ले ले और जो नॉलेज मुझे दी है या जो मेरी कंपनी है, क्योंकि मैं इसमें ड्रेजिंग में काम कर रहा हूँ, मैं इसमें माइनिंग में काम कर रहा हूँ। है ना सर, वो ये है कि पूरी हुकूमती मशीनरी को जिस बारे में नहीं पता, वापडा को जिस बारे में नहीं पता या एक्सपर्ट्स को नहीं पता, वो आपको कैसे पता है सर? मैं ये जानना चाहती हूँ। देखिए मुझे वो ऐसे पता है कि इसके ऊपर कुछ हुकूमती इदारों ने काम किया हुआ था, उन्होंने सैंपल कलेक्ट किए हुए थे और वो सैंपल के कलेक्शन जो है तो लैब हमारे पास इस्लामाबाद में हमारे अपनी लैब है और हमारे पास अपने जियोलॉजिस्ट हैं। तो हमने अपने जियोलॉजिस्ट के ज़रिए लैब के अंदर वो तमाम मिट्टी के सैंपल टेस्ट किए हैं और टेस्ट करने के बाद उस पर मुरतब की अपनी रिपोर्ट। और अगर आपको मैं मुनासिब समझे तो मैं तो 636 बिलियन का कहा है। मैं एक शख्स का नाम आपको कोट करता हूँ जो रिटायर्ड जनरल हैं, जनरल अफजल उनका नाम है, वो खुद इंजीनियर से हैं और उनका FWO से ताल्लुक़ है। अगर आप मुनासिब समझे तो उनको कॉल पे ले लें। मैंने 636 बिलियन का कि मैंने क्लेम किया है। उनसे जब मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा तुमने 636 किया और मेरे हिसाब से 680 है, तो उन्होंने मुझे 680 का फिगर दिया। तो इसका मकसद है कि मेरा क्लेम जो है तो अपनी जगह पे बिल्कुल ठीक है, क्योंकि एक रिटायर्ड जनरल ने मेरे को कंफर्म किया कि जो कि खुद इतने बड़े इदारे के सरबराह रह चुके हैं। तो मेरी खुदारा अपने इदारों से और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर से ये गुजारिश होगी, उम्मीद करते हैं कि ये पाकिस्तान के लिए न सिर्फ बेहतर हो बल्कि जिस तरह से आप रिपोर्ट्स लेकर गए हैं फिर उस पर काम भी इसी तरह से किया जा सके। अगर आप कहते हैं कि पाकिस्तान के कर्जों को ख़त्म करने में बड़ा किरदार अदा कर सकता है, हम दुआ गो हैं इसके लिए। बहुत बहुत शुक्रिया हनीफ गौर साहब साथ मौजूद थे। वक्त नाज़रीन ख़त्म हो गया, इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल।